तो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है अपनी, कौन सी, प्रश्न 3 चल रही ना, प्रश्नावली 3E। और प्रश्नावली 3E में क्वेश्चन दिए थे हमने करने के लिए, नहीं दिए थे? कहाँ तक हो गए हैं इसमें? 9 तक हो गए। चलिए, इसके बाद जो 10 वाला क्वेश्चन है जो रिलेटेड है किससे, धारा संबंधी है। तो पहले हम उसमें क्या करेंगे, धारा संबंधी टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से, है ना। चलिए देखिए, जैसे धारा संबंधी प्रश्नों के लिए धारा मतलब करंट नहीं है यहाँ पर, धारा मतलब है यहाँ पर जल की धारा। जैसे कि जल है ना, नदी में नाव तैरेगी या व्यक्ति तैरेगा, सो उसकी धारा होती है वो, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो पानी में, सो पानी की भी एक चाल रहती ना, जैसे नदी में कोई धारा बहे, पानी बहे, तो उसकी भी एक चाल रहती है। और जैसे मान लीजिए उसमें नाव जा रही है तो उसकी भी एक चाल होती है। सो उसमें किस किस में संबंध बनेगा, एक तो धारा की चाल में बनेगा संबंध, और एक किसकी चाल में बनेगा, एक तो नाव की चाल में बनेगा, या नाव की जगह पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, मान लीजिए तैर रहा हो जैसे। तो ये धारा की 2 कंडीशन बनती हैं। मान लीजिए इस प्रकार से ये धारा बह रही है, ये पानी जा रहा है ऐसा, है ना, इस तरफ पानी जा रहा है। अब इसमें नाव है इस तरह की, तो ये नाव है, नाव को किस तरह से चलाया जा सकता है, या तो धारा की दिशा में जा सकती, मतलब जौन तरफ चली जा रही धारा यानी कि पानी चलो जा रहा है वही तरफ नाव चली जा रही। तो ऐसा देखा होगा कि जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ यदि हम नाव चला रहे होंगे तो नाव तेज़ी से जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों जाती है तेज़ी से? क्योंकि उसमें धारा की चाल और नाव की चाल दोनों हो जाती हैं ऐड, ठीक है। और यदि विपरीत दिशा में चला रहे हो, जैसे कि पानी इस तरफ बह रहा है, नाव इस तरफ चली जा रही ऊपर विपरीत दिशा में, कब ऊपर पहुंच जाएगी नाव? ऊपर मतलब कि धारा को क्रॉस करते हुए ऊपर आगे कब बढ़ेगी वो? जब बढ़ पाएगी जब धारा की चाल से नाव की चाल ज़्यादा हुई है, जब ही तो बढ़ पे। जैसे मान लो कि हवा चल रही है और तुम साइकिल से जा रहे हो और सामने से हवा चल रही है और तुम इस तरह से चले जा रहे हो। मान लीजिए हवा से जो तुम्हारी चाल कम रहेगी तो तुम क्या आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे ना, हवा के साथ में चले जाएंगे, है ना, ऐसे ही होगा। सो हमें जब उसको पार करना है और आगे बढ़ना है तो क्या करनी पड़ेगी, हमें अपनी चाल को बढ़ाना पड़ेगा। सो इससे हमें क्या अभी हमने सीखा यहाँ पर कि यदि धारा की चाल कम है, धारा की चाल कम है और नाव की चाल ज़्यादा है, तभी ऊपर वो चढ़ पाएगी, धारा की विपरीत दिशा में जा पाएगी। सो यहाँ पर जो धाराओं का क्या आता है, अंतर आता है। सो इसमें कंडीशन क्या बनती है देखिएगा। पहली कंडीशन, पहले तो मानना पड़ता है, माना धारा की चाल, धारा की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, या जल की चाल लिखा होगा, जल की चाल, ठीक है। अब मान लीजिए जल बिल्कुल भी बह नहीं रहा है, यानी स्थिर है, यानी शांत है, तो शांत जल में चाल मानी जाएगी किसी भी व्यक्ति की। मान लो हम यहाँ पर व्यक्ति ए ले लेते हैं, तो यहाँ पर शांत जल में चाल, शांत जल में ए की चाल, ए की चाल, ए की जगह पर नाव भी आ सकती है, व्यक्ति भी आ सकता है ना। मान लीजिए अब उसमें कोई पक्षी भी ले लीजिए, जैसे पक्षी भी तैरते हैं ना, जैसे मान लीजिए बतख है ना, वो उसमें चलती है तो वो भी आ सकती है। सो इसकी हमने चाल मानी जैसे y किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कंडीशन 2 बनती हैं, एक तो धारा के अनुकूल और एक धारा के प्रतिकूल। अनुकूल मतलब होते ही जैसी धारा चली जा रही वही के संगे हम चले जा रहे हैं। ऐसी की तो भीड़ होते हैं ना, कि मान लीजिए कि कोई एक लीडर है और लीडर आगे बढ़ रहा है, सो भीड़ भी वही के पीछे चली जा रही है ना। सो ऐसे ही वो क्या कहलाती है, अनुकूल कहलाती है ना, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल
अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में जो चाल बनेगी, किसकी चाल बनेगी? ए की चाल बनेगी ना, तो ए की चाल, ठीक है, ए की चाल, या ऐसा बोल सकते हैं सापेक्ष चाल बोल सकते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना? अब साथ में जा रहा है, अनुकूल जा रहा है, तो सापेक्ष चाल में क्या होगा? अभी हमने बताया था जब साथ में जा रहा है तो दोनों की चाल ऐड होती है। सो यहाँ पर इन दोनों की चाल क्या होगी? ऐड रही होगी ना। सो यहाँ पर क्या होगा? x प्लस के y किलोमीटर प्रति। कोई डाउट इतने में? अगर यही कह दिया जाए कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, मतलब धारा तो बह रही इस तरफ, हम भाग रहे हैं इस तरफ, ऐसे है ना। सो वो क्या कहलाएगी? विपरीत दिशा। सो यहाँ पर विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल। अब जरा ये देखना है, गलती करते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे। सापेक्ष चाल कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर किसकी ज़्यादा चाल होगी? ए की चाल हुई है कि धारा की चाल हुई है ज़्यादा? ए की हुई है ना। क्यों होगी ए की? क्योंकि ए जब तो ऊपर बढ़ पाएगा, जब ज़्यादा चाल हुई है तभी तो उसको क्रॉस करके ऊपर आगे बढ़ पाएगा वो विपरीत दिशा में चल के। समझ पा रहे हैं ना। सो बड़ी वाली चाल में से छोटी वाली चाल को घटाया जाएगा, यानी कि इसकी में से ये घटाया जाएगा। सो बनेगा सापेक्ष चाल y माइनस के x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये होता है इसके लिए कॉन्सेप्ट, इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? तो इसको करिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन करते हैं फिर। तो यहाँ पर इसी आधार पे क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, और क्वेश्चन 10 में लिखा है, सुनिएगा बहुत अच्छे से। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल कहने का मतलब है कि जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ यदि तैरती है तो वह 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर लेती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। कितने में? 4 किलोमीटर तैर सकती ना। सो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताना है। सो किसकी बताना है? उसकी मतलब ऋतु की। ऋतु की जल में, कौन से? स्थिर जल में, यानी कि जल जब बह नहीं रहा है। सो जो पहले दिया जाता है तो उसको क्या मानते हैं? x, और दूसरे वाले को y। सो हम मानेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, क्यों? नज़र यहाँ होनी चाहिए। ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। अब फिर इनने कहा, दूसरे नंबर पे कहा था कि धारा की चाल, तो धारा की चाल मान लो। धारा की चाल क्या मान लेंगे? धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। अब यहाँ 2 शब्द आए, एक तो अनुकूल आया, एक प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है कि संगे संगे, धारा के संगे संगे, और प्रतिकूल का मतलब हो धारा की विपरीत दिशा में, है ना। सो यहाँ पर धारा के अनुकूल ऋतु की चाल निकालेंगे कि नहीं? ऋतु की सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। ओके। अब यहाँ साथ साथ में जा रहे हैं, तो अनुकूल में अभी बताया था धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की भी चाल जोड़ी जाएगी ऋतु की चाल में कि नहीं जोड़ी जाएगी? बिल्कुल जोड़ी जाएगी। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? x प्लस के y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो गई? इसकी चाल। अब प्रतिकूल की भी बात हो रही है, तो धारा के प्रतिकूल इसकी चाल क्या रही होगी? धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टी दिशा में। ऋतु की सापेक्ष चाल क्या रही होगी? ध्यान दीजिए अच्छे से, क्या रही होगी? अब विपरीत जा रहे हैं तो घटेगी ना चाल धारा के लिए, ध्यान देना है। क्यों घटेगी? क्योंकि जो धारा है ऋतु की चाल में अवरोध पैदा कर देगी, है ना। जब अवरोध पैदा करेगी तो ऋतु की चाल में से धारा की चाल को सेपरेट किया जाएगा, क्योंकि ऋतु की ज़्यादा होगी तभी तो वो आगे बढ़ पाएगी, ठीक है।
सो x में से ही तो घटाएंगे धारा की, सो x माइनस के वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इतने में कोई डाउट नहीं है? तो यही तो बताया था अभी हमने। अब आते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन में पहली कंडीशन दी गई है प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से कहा गया है इनने कि जो समय लग रहा है इनको, कितना समय लग रहा है 2 घंटे, और दूरी कितनी तय कर रही है ये 20 किलोमीटर। कब, कैसी दिशा में, धारा के अनुकूल। सो धारा के अनुकूल लगा समय कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होते है कि नहीं होते, ठीक है। सो यहाँ पर कितना समय लगा ऋतु को, यहाँ पर देखिए उसमें लिखा है 2 घंटे लगे। सो 2 घंटे लिखेंगे इसके नीचे के नहीं लिखेंगे, बराबर में दूरी कितने तय करी इनने, ये कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर दूरी तय करी, और चाल कौन सी लेंगे, अनुकूल की बात हो रही तो अनुकूल वाली चाल लेंगे कि नहीं लेंगे। सो चाल कितनी है x प्लस वाई, रखिएगा। इतने में कोई डाउट? 2 से इधर काटिए, 10 बार में कट जाएगा, इसके नीचे बन करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, सो x प्लस के y बराबर कितना 10 बन जाएगा। ये समीकरण पहला हो जाएगा कि नहीं। इसके बाद दूसरी शर्त से क्या कहा गया है, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से कहा कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही जा पा रही हो, देख रहे 2 घंटा में धारा के संज्ञा जात तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर दूर तक चली जाती वो, और धारा की विपरीत दिशा में जा रही सो 2 घंटा में कितनी जा पा रही वो 4 ही किलोमीटर। कहने का मतलब कि उसकी चाल कम गई होगी ना जब। सो यहाँ पर धारा के प्रतिकूल लगा समय, प्रतिकूल लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब ध्यान ये देना होता है कि हम कौन सी दूरी लें, कौन सी चाल लें। सो यहाँ प्रतिकूल कितना समय लग रहा है, प्रतिकूल में 2 घंटे, बराबर दूरी कितने तय कर रही हैं ये 4 किलोमीटर, बटे में चाल कितनी है, देखिए प्रतिकूल में चाल x माइनस की वाई, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, इसके नीचे बन करके क्रॉस कराएंगे, x माइनस के y बराबर 2 बन जाएगा। ये समीकरण पहला हो जाएगा, ओके सॉरी दूसरा, ठीक है, समीकरण दूसरा हो जाएगा ये। अब इसके बाद हमें तो x y की वैल्यू चाहिए, और जब x y की वैल्यू चाहिए होगी तो हमें 2 समीकरण हल करने होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 को लिखिए, x प्लस के y बराबर दिया गया 10 और x माइनस के y बराबर दिया गया है। देखिए इसको ट्रिक से बताते हैं कैसे सॉल्व करोगे। जब यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, इनके साथ में कोई गुणांक ना लगा हो, तो हमें निकालनी पड़े किसकी वैल्यू, आगे वाले की। आगे क्या है x, और x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6। हमें दूसरे वाले की निकालना है जैसे y की, सो इन दोनों का अंतर कर लीजिए 10 माइनस, सो यहाँ कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ध्यान देना है क्योंकि इसका अंतर करना था, और यहाँ कितना हो जाएगा 8, और 8 में आधा करेंगे 4 बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल, अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आई 6, सो लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद धारा की चाल कितनी मानी थी y किलोमीटर प्रति घंटा, सो y की वैल्यू कितनी आई 4, सो लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। और कोई डाउट है तो उतारिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है 11 वाला, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है सुनना अच्छे से। पहले लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न वाला क्वेश्चन है ना, तो भिन्न में क्या क्या होता है, अंश होता है और हर। सो मान लेंगे वही, कई क्वेश्चन कर चुके हैं अभी पीछे हम इस प्रकार के। तो लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर वेरी गुड x बटे y। इसके बाद पहली कंडीशन दी गई है, इसमें लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो जो हमारे पास जो भिन्न आई है वो तो है x बटे y। अब इनने जो कछु भी लिख दो है वो हम वैसो करें। इनने क्या लिखा है, इनने लिखा है कि उसके
अंश से एक घटाया जाए, अंश से एक घटाया जाए, अंश क्या है यहाँ पर x है, तो x से एक घटा दो जाए, सो कितने में बन जाते हैं जब भिन्न 1/3 हो जाते हैं, लिख देंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, सो बनेगा 3x माइनस के 3 बराबर y, y की वैल्यू सीधी सीधी यही आ गई, सो ऐसे ही रखे रहेंगे। ये समीकरण पहला मान लेते हैं। ओके, अब दूसरी शर्त पर पहुंचेंगे, यानी द्वितीय शर्त से। और द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न तो पहले है, तो जई वाली भिन्न, ठीक है। 1/4 कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर क्या है, y है ना, इसमें 8 जोड़िए, सो कितने बन जाए 1/4, क्रॉस कराइए इसका, सो बनेगा 4x बराबर y प्लस के 8, समीकरण सेकंड। अब दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हल। सो यहाँ देख रहे हो कि पहले समीकरण में y को मान सीधो सीधो दोगे x के पदों में। सो पहले समीकरण से y का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि से कर लें हम। अगर उससे करना हो विलोपन से, तो फैन को एक साइड लेके करना पड़े। यहाँ हमें दिख रहा है समीकरण इस हिसाब से बने हैं, सो हम किससे कर लेंगे, प्रतिस्थापन से। सो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखिएगा समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है, 4x बराबर y की जगह कितना रखना है, 3x माइनस 3, सो रखिए 3x माइनस 3, फिर प्लस के 8 लिखे हैं, प्लस के 8 लिखिए। ओके, इनको उठा के इस साइड ले आओ, माइनस के 3x हो जाएंगे, इनको सॉल्व करिए, 5 बनेगा। यहाँ कितना x बराबर 5 आ जाएगा, y की भी वैल्यू चाहिए हमें। सो y की सीधी सीधी कौन से समीकरण में है, पहले में। सो x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है कि y बराबर 3x, सो 3 गुणे x की जगह पे 5 माइनस के 3, y बराबर 15 माइनस 3 यानी कि 12 y बराबर। अब हमें तो निकालना है भिन्न, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या माना था, x/y, x की वैल्यू कितनी आई 5, y की कितनी आई, सो 5/12 ये भिन्न हो जाएगी। कोई डाउट, नो डाउट, उतारो तो। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है 12 नंबर वाला, और 12 में क्वेश्चन में लिखा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, और कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किन किन की बात चल रही है, पिता और पुत्र की। तो पहले क्या लिखा है, पिता, और बाद में पुत्र। तो पहले पिता लिखे हुए हैं, तो पिता की वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ध्यान देना है, जो पहले है तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ऐसे जिसका नाम पहले है उसको हम x मानेंगे। ओके, फिर क्या है, पुत्र है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, यही है। अब फिर इन्हें 10 साल बाद गई ना, 10 साल बाद। सो 10 साल बाद क्या हो जाएगी पिताजी की उम्र, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, हाँ बताइए। यहाँ अभी x वर्ष है ना, 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, x प्लस 10 वर्ष। अब यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, पुत्र की आयु कितनी, y प्लस 10, यानी कि आगे की बात हो रही ना, बाद की, तो दोनों की आयु में वो ऐड होगी कि नहीं। अब यहाँ पर हम चलेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, और प्रथम शर्त में क्या कहा गया है कि अभी जो वर्तमान आयु का अनुपात है
वो अनुपात दिया गया है 5:2। अनुपात किसको कहते हैं? अनुपात उसे कहते हैं कि कोई दो सजातीय राशि होंगी तो एक राशि में दूसरी राशि से भाग लगा देते हैं और जो परिणाम आता है उसी को अनुपात कहा जाता है। समझ पा रहे? क्या कहा हमने? दो सजातीय राशि। सजातीय का मतलब होता है यानी कि यदि उम्र वर्ष ही वर्ष में है तो वे सजातीय है। अगर मान लीजिए जैसे कि हमने कहा है 5 किलोग्राम कहा हमने चावल और हमने कह दिया दूध है 2 लीटर, तो ये सजातीय नहीं है, विजातीय है। सजातीय मतलब है कि इनके यूनिट समान होने चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर 1 किलोग्राम में, यहाँ लीटर में, तो यूनिट सेम तो नहीं है, तो एक क्या हो गए? विजातीय पद। हमने क्या कहा? अनुपात में क्या होना चाहिए? सजातीय। और सजातीय का मतलब अभी समझ चुके हो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा वर्तमान में इनका जो अनुपात है, पहले किसका नाम लिखा? पिता का, और फिर लिखा पुत्र का। यानी कि पिता की आयु में पुत्र की आयु से भाग लगाते हैं। सो देखिए, यानी कि पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु बटे में पुत्र की वर्तमान आयु अनुपात कितना है? उसमें लिखा है कि 5:2 है। 5:2 का मतलब होता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5/2। सो यहाँ लिखेंगे हम 5/2। अब यहाँ देखो कि पिता की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष, बटे में पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y, बराबर 5/2। इनको क्रॉस कराइए। सो यहाँ पर क्या बनेगा? x 2x बराबर 5y बने, ठीक है। इससे चाहो तो प्रतिस्थापन से करने के लिए x की वैल्यू निकाल लो इससे। सो ऐसा निकाल लो, x बराबर क्या बन जाएगा? 5/2 इंटू वाई। ये हो गया समीकरण पहला। कोई डाउट है किसी को? इसके बाद द्वितीय शर्त पर चलेंगे। द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त में क्या कही? इनने कही कि 10 साल बाद जो आयु का अनुपात है वो अनुपात हो जाता है 2:1। तो 10 साल बाद जा है ना इन दोनों की आयु। सो पिताजी की आयु में 10 साल बाद में पुत्र की आयु का भाग लगाएंगे। सो कितना आएगा? 2:1। सो क्या लिखेंगे हम? x प्लस के 10 बटे में y प्लस बराबर में 2/, ऐसा ही लिखेंगे। क्रॉस कराइए इनका, और क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? x प्लस के 10 बराबर 2y प्लस के 20। इनको एक तरफ ले लीजिए। सो x माइनस के 2y प्लस के 10 माइनस 20 बराबर 0। सो बना x माइनस के 2y माइनस के 10 बराबर 0, समीकरण सेकंड। ओके, यहाँ देखो दो समीकरण बन गए हैं। अब जब ये दो समीकरण बन गए तो इनको हल करना होगा। समीकरण पर छोड़ नहीं दें, ऐसा तो है नहीं। सो इन दो समीकरणों को हल करेंगे तो x y की वैल्यू निकालेंगे, और हल कर रहे हैं तो हम प्रतिस्थापन विधि से कर लें, क्योंकि x की वैल्यू सीधी y के पदों में है पहले समीकरण में। सो हम पहले समीकरण से x का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें कि नहीं? बिल्कुल। सो लिखेंगे x का मान, ऐसा लिखो, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर और प्रतिस्थापित करेंगे तो x की जगह क्या लिखना है? 5/2 y रखिए यहाँ पर 5y/2, ऐसा माइनस के 2y माइनस के 10 बराबर 0। y वाले एक साइड रहने दो, इनको उस तरफ पहुँचा दो। सो इसके नीचे बंद कर लो, तो इन दोनों का ले लो एलसीएम। कितना? 2। यहाँ कितना बनेगा? 5y माइनस यहाँ 4y, 10 को उस तरफ ले जाओ, सो प्लस के 10/1। यहाँ कितना बनेगा? y/2 बराबर 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, सो y बराबर 20। x की ओर चाहिए। सो x की सीधी सीधी पहले समीकरण में है, देखो, है ना। सो y की वैल्यू समीकरण 1 में रखिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर x बराबर क्या बनेगा? 5/2 इंटू वाई की वैल्यू 20, काटिए 10, 10×5 = 50। तो लिख देंगे, अतः पिता की आयु कितनी हो गई?
लिख देना पिता की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। समझ पाए? तो ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? देखिए, तो 12 तक क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। अब इसके बाद 13 वाला करने के लिए दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 14 वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले 14 में लिखा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। वर्तमान से यानी अभी से 10 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु थी पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। सो इसमें ये शर्त दी गई है पहली, और फिर क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं अब से 10 वर्ष बाद, मतलब जो अब उम्र है वहाँ से 10 वर्ष बाद यानी आने वाले समय में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। जो पिताजी की आयु होगी वो पुत्र की आयु की कितनी रहेगी? 2 गुनी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु? पिता और पुत्र की। 2 इंसान है ना इसमें। सो पहले मानेंगे हम पिता की वर्तमान आयु x और फिर मानेंगे पुत्र की वर्तमान आयु y। सो मान लीजिए, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु मानी कितनी? y वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ओके, इसमें चाहो तो जो पहले कहा जा रहा है उस हिसाब से लिख लो। इन्होंने कहा कि अब से 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले इनकी उम्र लिख लो, फिर अब से 10 वर्ष बाद इनकी उम्र लिख लो। ठीक है ना? सो यहाँ पर 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु कितनी थी 10 वर्ष पहले? x माइनस 10 होगी कि नहीं होगी? x माइनस के 10। पूर्व कह रहे हैं तो घटता है, पूर्व या पहले कहें तो वर्तमान आयु से वो घटता है। इसके बाद 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी? y माइनस के 10 वर्ष रही होगी कि नहीं? अब बात आ रही है कि 10 वर्ष बाद, उसका क्वेश्चन में दिया गया है। सो हम 10 वर्ष बाद और लिख लेते हैं कितनी रहेगी? 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर कितनी होगी? x प्लस 10 वर्ष। बाद की कह रहे हैं तो बाद में क्या होता है? जुड़ता है। और पुत्र की आयु कितनी रही हो जाएगी? y प्लस के 10 वर्ष। ओके, अब बात आती है, इनने 2 शर्तें दी हैं, तो पहली शर्त पर पहुंचते हैं अपन प्रथम शर्त से। और प्रथम शर्त में कहा है कि 10 वर्ष जो पहले आयु थी पिता की, वो पुत्र की आयु की कितनी थी? 4 गुनी थी। यानी कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु, एक तरफ लिख लेंगे पिता की आयु और दूसरी तरफ लिख लेंगे 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। इतना लिख लिया। अब इसमें क्या कहा गया है? किसकी गुनी है? कितनी गुनी? 4 गुनी है। तो किसकी कह रहे हैं? पुत्र की कह रहे हैं ना। जिसके साथ में की लगा उसका क्या हो जाएगा? उसमें गुणा हो जाएगा। सो कितनी गुनी? 4 गुनी से 4 का गुणा। कोई डाउट? और बीच में क्या हो जाएगा? ये बराबर। बराबर क्यों लगाया गया है? इसलिए लगाया है क्योंकि ये 10 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी, अगर हम पुत्र की आयु में 4 का गुणा कर दें सो ये दोनों बराबर आयु के हो जाएंगे पिताजी के। ये पिताजी की आयु के बराबर हो जाएंगे। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर 40 रुपये हैं, यहाँ 10 रुपया हैं। जे 10 40 के बराबर कब हो जाए? जब ही में हम 4 को गुणा करा दें सो बराबर हो जाए कि नहीं हो जाए? यही तो कहा गया है। वही यहाँ पर कंडीशन में लिखा था, ऐसा हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है? 10 वर्ष पहले x माइनस रखिए x माइनस 10 बराबर 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी है? y माइनस के 10 ब्रैकेट में लिखिए इंटू 4। इनका मल्टीप्लाई कराना है, कराइए इसका। 4y माइनस के 40 यही बनेगा। इनको एक साइड ले लो एक्स वाई वालों को और इसको उस साइड ले जाओ। x माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, 10 उस तरफ जाएंगे प्लस के 10 हो जाए हैं। सो x माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 बचेंगे। ये समीकरण पहला हो गया, समझे? या चाहो तो एक ही तरफ लेके आ सकते थे। इतना कर लिया। अब इसके बाद द्वितीय शर्त में भी कहा गया है कुछ ना कुछ। तो द्वितीय शर्त से
द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से क्या कहा गया है कि कह रहा है अब से मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु एक तरफ लिख ली और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी गुनी है, 2 गुनी है ना। अगर पुत्र की आयु में 2 का गुणा कर दें तो दोनों कैसे हो जाएं, बराबर। गुड। इसके बाद 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है, देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है, x प्लस 10 लिखिए, x प्लस 10 बराबर 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 10 लिखिए और यहाँ पर इंटू 2 है सो इंटू 2 लिखिए। यहाँ कितना बनेगा, x प्लस के 10 बराबर इसका मल्टीप्लाई करिए 2y प्लस के 20, इनको उठा के एक साइड ले आओ एक्स वाई वालन को और जे उतार ले जाओ तो 20 माइनस के 10, यहाँ क्या बनेगा x माइनस के 2y बराबर 10। ये समीकरण हो गया सेकंड। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और जब वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें समीकरण हल करने पड़ेंगे। सो पहले और दूसरे समीकरण को हल कर दीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 उतारिए, क्या है, x माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और सेकंड क्या है, x माइनस के 2y बराबर 10। इसमें देखो गुणांक समान तो है ही तो बनाने की जरूरत तो है नहीं, तो विलोपन विधि से कर लेते हैं। किसके गुणांक समान है, x के, हैं कि नहीं। तो x को विलोप कर दो इसमें और जब x को विलोप करेंगे तो इनके चिन्ह देखे जाएंगे और इनके चिन्ह कैसे हैं, दो ही प्लस प्लस के हैं यानी एक जैसे हैं और जब एक जैसे हो तो क्या लिखने याद, घटाने पर। वेरी गुड। सो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ए से कैंसिल हो जाएंगे। ये 4 रुपया को हम क्या लें थे, कर्ज लें थे माइनस, और 2 रुपया हमने चुका था, कितने का कर्ज बचा हुआ है, 2 का कर्ज बचा, कर्ज मतलब माइनस। सो क्या लिखेंगे यहाँ, माइनस के 2y बराबर 30 रुपया को पहले से कर्ज लें थे और 10 को और ले लो, कितने हो गए, 40 हो गए ना आप कर्ज में। सो यानी कर्ज में मतलब माइनस, सो माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटिए 20, y बराबर, y की वैल्यू तो आ गई, अब x की वैल्यू और निकालनी है। सो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण किस में, 2 में रख देते हैं, जल्दी आ जाएगा है ना, 2 में रखने पर ओके। और समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर है x माइनस 2y बराबर 10 है। तो x की जगह x रखिए माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना रखना, 20 बराबर 10, 20 दूनी 40 होता है प्लस के हो जाए। सो x बराबर कितना, 40 और 10 50। तो पिताजी की उम्र आयु कितनी हो गई, पिता की आयु बराबर, पिता की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष। इतना सा हो गया एक क्वेश्चन। अभी इसी में और पूछा गया था कि इनने कहा कि यदि पिताजी कितने वर्ष के हो जाएं, 80 वर्ष के हो जाएं, तो पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा, कितने का हो, पिताजी कितने के हो जाएं, 80 के। अब एक देख के हैं जे 50 के, तो 80 हो गए के लाने, कितने एक और चाहना 30, तो 30 साल जे भी तो बढ़े, तो जे कितने के हो जाए कि नहीं 30 साल में, समझ आया तो कर लो ना उसको, तो उतार उसको। देखिए इसी में एक पार्ट कहा गया था कि जब पिताजी की आयु कितनी होगी, जब पिता की आयु बराबर हो 80 वर्ष, तब पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु। अब ये देखना है, अब पिताजी कितने के होंगे, 50 साल के, 50 वर्ष के है ना। अब 80 के कब हो गए होंगे आपसे, क्या साल बाद, 30 साल बाद। तो 30 साल बाद ही तो देखेंगे पुत्र की आयु कितनी हुई होगी। तो 30 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 में 30 जोड़ दिया जाएगा, सो मतलब 50 वर्ष। तो ये हो जाएगा आंसर, समझे। और अनुपात क्या रहेगा, हाँ इनका अनुपात निकालना है, तो इनकी आयु का अनुपात निकालिए। तो दोनों की आयु का अनुपात, दोनों की आयु का अनुपात कह रहे हैं 80 साल बाद कह रहे थे ना, जब 80 के हो जाएं जी, जब अनुपात कह रहे हैं। सो इनकी उम्र कितनी है, पिताजी की 80 बटे पुत्र की 50,
इनको सॉल्व करिए, कितना आएगा 8:5। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? उतारो इसको। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, सुनना अच्छे से पहले। इसमें लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कोको हैं, नूरी हैं और सोनू हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना है। तो जो पूछ रहे हैं उन्हीं को मान लीजिए। तो हम मान लेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु, पहले लिखा ना नूरी, तो x वर्ष, और दूसरा जो नाम लिखा है उसकी y वर्ष। तो पहले लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसके बाद सोनू है, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी, y वर्ष। वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व निकाल लो आयु कितनी रही होगी। सो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले। अब ऐसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी रही होगी, नूरी की आयु, अब x वर्ष की है जी, तो 5 वर्ष पहले 5 कम रही होंगी ना, यानी x माइनस 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व ही सोनू की आयु कितनी रही होगी, सोनू की आयु कितनी, y माइनस के 5 वर्ष। अब फिर कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात, वो भी देख लो। 10 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद में, पश्चात नूरी की आयु कितनी रही होगी, नूरी की आयु, अब x है 10 वर्ष बाद कितने हो जाए, x प्लस 10, तो लिखेंगे x प्लस 10 वर्ष। ऐसे ही सोनू की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाए, अब कितनी है इनकी, y है, 10 साल बाद का हो जाए y प्लस 10। ठीक है। अब चलेंगे शर्तों पर। प्रथम शर्त में क्या कहा गया है देखना है। प्रथम शर्त से कहा था कि 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, एक तरफ लिख लिया, और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। अब ध्यान देना है, यहाँ कितने गुनी कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 गुनी थी। किसकी 3 गुनी थी, सोनू की आयु की। सोनू की आयु में कितने का गुणा होगा, और तब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी, x माइनस 5, तो x माइनस 5 रखिए, बराबर नूरी की कितनी है, नहीं सोनू की कितनी है, y माइनस 5 और इंटू 3। सो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इनको। सो यहाँ कितना बनेगा, 3y माइनस के 15। एक्स वाई वाले एक साइड ले लीजिए, बाकी को इस साइड ले जाओ, तो -15 और जिस तरफ जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे। सो x माइनस के 3y बराबर कितना बनेगा, माइनस के 10। समीकरण 1 हो गया। इसके बाद द्वितीय शर्त पर पहुँचेंगे। द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो जो सोनू है उसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद या पश्चात नूरी की आयु, लिख लिया एक तरफ, और एक तरफ लिखेंगे क्या, 10 वर्ष पश्चात या बाद सोनू की आयु। सोनू की आयु में कितने का गुणा करा दें, जब दोनों बराबर हो जाए, 2 गुनी कह रहे हैं ना, तो 2 का गुणा करा दो, तो दोनों कैसे हो जाए, बराबर। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, देखिए इधर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10, तो रखिए x प्लस 10 बराबर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी है, y प्लस 10, रखिए y प्लस 10 और इनटू में 2 हैं ही, इनका मल्टीप्लाई कराइए इधर, सो बनेगा 2y प्लस के 20। एक्स वाई को एक साइड ले लो, सो जेता आया सो माइनस के हो जाए, और 10 होता चले जाए सो जे माइनस के हो जाए। सो यहाँ कितना बनेगा, x माइनस के 2y बराबर 10। एक क्वेश्चन सेकंड।
अब इक्वेशन पहले और दूसरे को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को उतारिए। समीकरण 1 क्या है, x माइनस के 3y बराबर में -10 और दूसरा क्या है x माइनस के 2y बराबर +10। ठीक है, इनके गुणांक देखो, किसी ना किसी के गुणांक समान मिल रहा है, एक के नहीं होते तो हम बना लेते। इनके गुणांक समान मिल रहा है, x के मिल रहा है ना। तो इनके चिन्ह देखो, चिन्ह कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, मतलब दो ही समान है ना। और जब दोनों समान हैं तो क्या लिखेंगे, घटाने पर घटा दीजिए, इधर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है सो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है सो ए से कैंसिल। यहाँ देखो माइनस के 3y हैं प्लस के 2y हैं, तो बचे काय को माइनस को, क्या कि बड़ो काय को है माइनस को। सो ई में से जो घटाओ सो माइनस का बनेगा y, बनेगा कि नहीं, बराबर यहाँ कितना बनेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस ही माइनस के है ना, क्योंकि समान चिन्ह वाले जो संख्या होती हैं वो जुड़ जाती हैं, चाहे तो प्लस ही प्लस की होगा और चाहे माइनस ही माइनस की होगा, बस जुड़ जाती हैं और चिन्ह उसका लगता है जो दोनों का होगा। और यदि एक प्लस का हो एक माइनस का है तो क्या होता है, घटना है, और बचेगा किसका, जिसकी संख्या बड़ी होगी। यदि प्लस की संख्या बड़ी होगी तो प्लस का बचेगा, यदि माइनस वाली संख्या बड़ी होगी तो माइनस का बचेगा। समझ गए। सो यहाँ पर कितना बनेगा, माइनस के 20, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाना है, और दोनों काय के हैं माइनस के, तो माइनस लग जाना। माइनस से माइनस को उड़ा दो तो y बराबर 20 आ गया। ये y की वैल्यू x की ओर निकालनी है, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10 है ना। तो x लिखिए, माइनस के 3 लिखिए, गुण y की वैल्यू कितनी रखना है 20 बराबर में -10 लिखिए। सो x बराबर माइनस के 10 लिखा है 10, जो कितने हो जाए 20 30 60, माइनस के 60 है ना, उस तरफ काय के हो जाए प्लस के 60। इनको सॉल्व करिए तो x बराबर कितना बनेगा 50। सो लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, कितना 20 वर्ष, कितना बोल दिया, अरे तो हाँ, तो y की जगह पर नहीं रखो 20, ठीक है, रख दोगे सोनू की वर्तमान आयु कितनी 20 वर्ष। ओके, करिए तो जल्दी से। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 वाला तो हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में संपूरक से संबंधित है, तो पहले उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए इधर पर। देखिए कोण, जो एक्स्ट्रा जो कोण होते हैं, एक तो होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। तो सबसे पहले समझेंगे पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण, पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पूरक कोण का मतलब ही होता है कि ऐसे दो कोणों का समूह जिनका योगफल कितना हो जाए 90 हो जाए। ऐसे दो कोणों का समूह जिनका योगफल 90 डिग्री हो जाता है, उन दो कोणों को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का पूरक कहते हैं उन्हें। देखिए ऐसे दो कोणों का युग्म, युग्म मतलब पेयर या जोड़ा, ऐसे दो कोणों का युग्म जिनका योग 90 डिग्री होता है, उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लिया, जैसे हमने माना कि कोई कोण है x, कोण क्या है x, कोण x का हमें पूरक कोण निकालना है। क्या निकालना है, पूरक कोण। तो कोण x का पूरक कोण क्या होगा, जैसे x कोई संख्या हो सकती है, तो हम दूसरी संख्या निकालें, वो कैसे निकालें, 90 में से घटा के। जैसे यहाँ कितना आ जाएगा 90 माइनस x। जैसे हमने कह दिया 30 को पूरक कोण बता दो, तो 30 में हम का जोड़ दें कि 90 हो जाए, 60 जोड़ दिया जाए, है ना। तो 90 हो जाएगा, तो 60 क्या कहा जाएगा, ये 30 का पूरक कोण। अगर कह दिया जाए कि 70 है, तो 70 का बताइए पूरक कोण क्या होगा, तो कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, 70 में कितना जोड़ दें 90 हो जाए 20,
सो 20 क्या हो जाएगा 70 का पूरक कोण। तो ऐसे ही यहाँ पर x का पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये घटाते हैं तभी तो पता चलता है 90 में से घटा 100। 20 कैसे आया था 90 में से 70 घटा के ही तो आया था। समझ आया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। इसके बाद दूसरा होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है, ऐसे दो कोणों का युग्म, ऐसे दो कोणों का युग्म जिनका योग कितना होगा 180 होता है, उन्हें एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। उन्हें एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ कह दिया जाए कि x का कोण, x का समपूरक कोण क्या होगा, समपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने कह दिया जाए 120 का समपूरक कोण क्या होगा, समपूरक कोण कैसे पता करेंगे, 180 में से कितना घटा देंगे 120 से कितना बन जाएगा 60। समझ पाएंगे नहीं, निकल आता है इस प्रकार से। तो ध्यान ये देना है कि दो कोण, यदि पूरक की बात हो रही तो दो कोणों का योगफल कितने खुद 90। अगर समपूरक की बात हो रही तो दो कोणों का योगफल कितना होगा 180। समझ पाए, उतारो इतना। तो इसी पर आधारित है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 को सुनिएगा। 17 में लिखा हुआ है कि दो समपूरक कोणों में एक कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, एक बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने हैं। कितने कोणों की बात हो रही है, दो, एक तो बड़ा है एक छोटा है। सो हम मान लेंगे बड़ा कोण बराबर x, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर y डिग्री। ओके, अब पहली कंडीशन में क्या कहा कि ये समपूरक हैं प्रथम शर्त से। ठीक है, प्रथम शर्त में क्या है, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं समपूरक हैं, तो समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180। सो इन दोनों का योगफल कितना होगा 180। तो यहाँ पर लिखेंगे समपूरक कोणों का योग, समपूरक कोणों का योग बराबर 180। सो यहाँ पर समपूरक कोण दोनों है ना जी एक दूसरे के, लिखा था कि एक दूसरे के कहलाते हैं। तो इन दोनों का योग करिए x प्लस के y बराबर 180। समीकरण पहला हो गया। इसके बाद द्वितीय शर्त से देखिए, द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण और एक है छोटा कोण, तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। किसे हैं 18 डिग्री अधिक, छोटे से। तो छोटे में जोड़ने आए ना, अधिक हो तो जोड़ने आत और कम हो तो घटाने आत। तो अधिक है तो इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे 18, और सोचे कैसे हो जाए दो ही बराबर। सो यहाँ कितना बड़ा कोण कितना है x बराबर छोटा कोण कितना है y प्लस के 18। इनको पक्षांतर करके ले आइए x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण सेकंड। समीकरण 1, 2 को हल करोगे सो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को उतारिए, x प्लस की वाई बराबर 180 और x माइनस की वाई बराबर दूसरा समीकरण है यही वाला। अब हमने एक कल बताई थी, एक ट्रिक बताई थी इनके लिए, बताई थी ना इस प्रकार से। अगर नहीं करना ट्रिक से तो तुम विलोपन कर लो इस प्रकार से। इनके चिन्ह देख लो, प्लस माइनस है ना, अलग अलग हैं। तो क्या लिखें जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़िए तो x और x 2x, y प्लस को एक माइनस को कट गया, इन दोनों को जोड़िए कितना बनेगा 198 बनेगा कि नहीं। इससे काटिए 99, x बराबर 99 आ गया। अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। सो x की वैल्यू समीकरण में रख दो किसी भी एक में, x का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है
x प्लस के y बराबर 180 है ना। सो यहाँ पर x की वैल्यू 99 रखेंगे प्लस के y बराबर यहाँ पर कितना है 180। y की वैल्यू चाहिए, y यहीं छोड़ दीजिए और यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 माइनस के 99। सो कितना बनेगा y बराबर 81। बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए। सो लिखेंगे अतः दोनों कोण बराबर, दोनों समपूरक कोण कौन कौन आ गए, पहला x माना था, x बराबर कितना आया 99 डिग्री, कॉमा दूसरा कितना आया 81 डिग्री। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। कोई डाउट उतारो तो फिर।